Hello everyone, my name is Amrish Yadav and I welcome you all to Meta IAS. Today I am going to talk about the Insights IAS initiative, that is Insta 75 Days Revision Tests 2022. Basically it's a overall plan. These are the tests. ये टेस्ट्स हैं डे 1 से लेकर डे 75 तक ये प्लान चलेगा। और इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या इनिशिएटिव है, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं तो यहाँ पर सी सेट एक जनरल स्टडीज़ के लिए भी प्लान है, सी सेट के लिए भी प्लान है। तो अगर मैं खोलता हूँ इसको तो लेट्स सी कि 23 मार्च से स्टार्ट हुआ है। सो यू गाइस हैव टू कैच अप। जो भी 5-6 दिन निकल गए हैं उसको आपको इनिशियली 1-2 दिन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा वो प्रोसेस को। एटलीस्ट टेस्ट कैन बी गिवन, जो टेस्ट हैं वो जल्दी ही दिए जा सकते हैं। बाकी जो टाइम टेबल है रिवीजन के लिए उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है टू आवर ओन इंटरेस्ट एंड फॉर जो भी हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं उसके लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंटिन्यूस रिवीजन होगा। लाइक कुछ कोई थिंग्स ऐसी होंगी जो बार बार इम्पॉर्टेंट होंगी तो उसको बार बार लेके आया जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एंड आई हैव फॉलोड दिस प्लान इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स एज वेल। तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक आपको डिसिप्लिन करता है। सो डिसिप्लिन आई वुड से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये फोर्स करेगा टेस्ट देने के लिए। और जो भी इन्होंने प्लान बनाया है रिवीजन के लिए, टॉपिक्स जो कवर करने हैं आपको डेली, यू हैव टू फोर्स इट रियली हार्ड, अदरवाइज ये टाइम टेबल कंप्लीट नहीं होता। और हम तो वैसे भी लिटिल बिट वी आर लैगिंग अ लिटिल बिट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैचअप किया जाता है डेफिनेटली। टुडे इज़ 29, सो 6 days हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड। सो 6 दिन है, 6 दिन का हमको करना होगा, जल्दी ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो I was busy in something else, so now I am fully engaged in this thing. So हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हमको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दिस अ थिंग। अगर हम इसमें बैक जाते हैं और टाइम टेबल देखते हैं इनका, तो टाइम टेबल की अगर हम बात करें, these are the 6 tests which has already been passed। सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। अगर हम इनका टाइम टेबल देखते हैं तो टाइम टेबल ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। टाइम टेबल इन्होंने कैसे सेट किया है, इंस्ट्रक्शंस भी है। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप मैक्सिमाइज कर सकते हो खुद को, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, ठीक है। सो वही है कि 21 days आप कोई भी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हो तो फिर एक आदत बन जाती है। सो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पुश हार्ड करना पड़ेगा बहुत ही। यहाँ पे स्किल ऑफ एलिमिनेशन एंड इंटेलिजेंस गैसिंग, ये इस पे बहुत एम्फेसाइज करेंगे। दीज आर दी सीट्स लाइक माई इंस्टा टेस्ट रिवीजन एंड असेसमेंट सीट, मित्रा सीट्स बोलते हैं इनको। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और टेस्ट जैसे कि यूपीएससी सेटअप होता है उसी तरीके से आप इसको फिल करके और अपना नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टाइम टेकन, marks scored, correct answers, wrong answer. I will show you my mitra sheet for today's test, and then this is the thing। तो आप ये मित्रा सीट, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आप अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको भी आप लिखोगे और जो आपने लर्न किया है वो भी सीखोगे, वो भी लिखोगे। तो काफ़ी हद तक असेसमेंट होता रहेगा कि हाँ भाई मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। रिवीजन इज लैकिंग, देन यू विल फोकस मोर ऑन रिवीजन। सो दिस इज द थिंग। अगर हम यहाँ से टाइम टेबल उठाते हैं, इस टाइम टेबल अगर हम देखें, दिस इज द टाइम टेबल। सो ओके, यू कैन सी टाइम टेबल हेयर। तो दिस इज द 75 days प्लान। इकोनॉमी से स्टार्ट किया इन्होंने, डे 1 to day 5। सो आई थिंक इकोनॉमी, यू
ये फिर से आएगा एक बार, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये पोर्शन छूट गया आपका 5 डेज में। नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 6। ज्योग्राफी से आप स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आज हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ज्योग्राफी के जो जो टॉपिक दे रखे हैं इनको अगर मैं जूम करता हूँ लिटिल बिट, जैसे कि अ, अगर फर्स्ट डे की बात करें, आज 29 है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप क्लाइमेटोलॉजी से। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। अगर इसके सोर्सेज की हम बात करें तो सोर्सेज, दीज आर द सोर्सेज गिवन 11th एंड 12th एनसीईआरटी एंड ओरिएंट ब्लैकसोन, स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, कोई भी आप एटलस यूज़ कर सकते हो। दीज आर द 11th एनसीईआरटीज एंड 12th एनसीईआरटी। सो ये सोर्सेज दे रखे हैं इसमें साइड में। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। आप 29th है आज, और ये टाइम का भी इन्होंने बना रखा है कि कितने आवर्स देने हैं आपको। लाइक ये टॉपिक्स हैं एंड सोर्सेस, प्रीलिम्स के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं एंड मॉड्यूल। यहाँ पर ये इन्होंने करंट अफेयर्स के मॉड्यूल दे रखे हैं कि जो जो मॉड्यूल है उसको भी साथ साथ पढ़ते जाइए। जैसे कि अगर हम कोई जून करंट अफेयर मॉड्यूल हो, आप चाहे इनसाइट्स का कीजिए या फिर विजन का कीजिए। आई वुड रिकमेंड विजन। अगर आप इनसाइट्स कर रहे हैं देन ऑल्सो इट्स गुड थिंग। कोई भी आप जो भी कर रहे हो उसी को आप फॉलो करते रहिए, बस ये जून का पकड़ो आप। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, ये पहले दिन ऐसे करके पढ़ना है। तो वो टॉपिक्स हैं, ये मंथ्स मॉड्यूल है। इकोनॉमी मॉड्यूल फॉर जून मंथ। और देन अगर ये फिर इन्होंने एक और थ्रेड जोड़ा है इसमें, रिविजन थ्रू revision through the MCQs, revision through MCQ RTM. So this is the this is also there on the website. I will show you. And then Yojana magazine, you can read if you want to. I would suggest कि अभी prelims पे फोकस कीजिए और यहाँ से काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। ये पार्ट को आप अभी स्किप भी कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि अगर आपके पास टाइम है तो ये कर लीजिए। मैंने नहीं पढ़ा था ये, बट इसके एडवांटेजेस भी हैं। इस हेल्प्स वेरी मच इन मेंस। बाकी प्रीलिम्स के लिए हमारे पास काफ़ी कंटेंट यहाँ से मिल जाता है और यहाँ से भी मिल जाता है। एंड देन देर आर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑफ इनसाइट्स, लाइक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड टेक्स्ट बुक बेस्ड टेस्ट। तो ये टेस्ट आप दे सकते हो। आप इनकी टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब भी कर सकते हो इनसाइट्स की, एंड देर आर टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। सो आप ऑफलाइन परचेज भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। ये टेस्ट आप एक दिन में 2 टेस्ट देने होते हैं, सो इट्स वेरी हेक्टिक अगेन। आपको फुल टाइम देना होगा इसमें। इट टेक्स एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स। ये पूरा अगर सिलेबस हम पूरा अगर ये प्लान कवर करते हैं तो पर डे का। सो यू हैव टू मैनेज इट। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये टाइम टेबल है। अगर हम 29 की बात करें तो हमको क्या क्या करना होगा आज। दीज आर द टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट, हीट, टेम्परेचर, आइसोलेशन। ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। देन आपको जून जो है, जून का करंट अफेयर, जून एंड जुलाई का करंट अफेयर रिवीजन करना है, ठीक है। एंड देन रिवीजन ऑफ ये आरटीएम वाला है, जो रिवीजन आपको जनवरी टू मार्च आरटीएम कंपाइलेशन, वो आपको डेली, वो आपको टेस्ट दे के भी कर सकते हो और जो कंपाइलेशन है उसके थ्रू भी कर सकते हो। दैट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और फिर ये तुम्हारा जून का योजना है, सो आप रीड कर सकते हो इफ यू वांट टू। एंड देन दिस इज द टेस्ट 6 फॉर सब्जेक्ट वाइज एंड फॉर एनसीईआरटी बेस्ड। दोनों टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप देना चाहते हो तो दोनों दे सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा सेग्रीगेट तो करते हैं इसको। आई वुड सजेस्ट कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने में ज़्यादा बेटर है, बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय दैट। एंड एनसीईआरटी बेस्ड इज इन जनरल लाइक एक एनसीईआरटी होगी टोटल, और उसमें फिर वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज आप दे सकते हो, फिर वो आपकी चॉइस है, आप देख सकते हो कौन सा टेस्ट देना है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज दीजिए, बिकॉज आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है माइंड में कि आप कौन सा टेस्ट दे रहे हो। इसके साथ आपको विज़न के भी टेस्ट देने होंगे, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। मैंने तो यही कंबाइन किया था। मैंने योजना वाला पार्ट हटा के एक टेस्ट सीरीज और बढ़ा दी थी इसी टाइम टेबल में। लाइक आई वांट टू गिव विजन एंड इनसाइट्स बोथ टेस्ट
एंड देन जो भी ये रिवीजन थ्रू आरटीएम ये सारा मैं कर रहा था, ये भी रिवाइज कर रहा था, बिकॉज इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने ये पहले पढ़ रखा है, आप फर्स्ट टाइमर हो, तो डेफिनेटली 75 days आर नॉट इनफ। बट अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिया है तो दी 75 days आर वेरी मच इनफ टू रिवाइज एंड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ये सब कर सकते हो आप। तो ये तो रहा टाइम टेबल का, ये करना है, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लीजिए कि कितने बजे से कितने बजे तक ये पढ़ना होगा। आई जनरली गिव 3 hours टू रीड these things, like these 17 topics. There are 17 topics. 17 topics, you will not take more than 3 to 4 hours to revise. I'm not talking about studying, reading. So it's a revision basically. So ये है रिवीजन थ्रू दिस थिंग। नाउ अभी हम चलते हैं कि कैसे हमको इंस्टा डे 1 पे जो मैंने आज टेस्ट दिया है उसके ऊपर चलते हैं। दिस इज़ माई स्कोर। तो डू नॉट इससे स्कोर से खुद को जज नहीं करना है। बेसिकली मेक श्योर दैट यू लर्न फ्रॉम दीज टेस्ट। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो आप, अच्छा लेट मी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। देयर इज़ यहाँ पे एक कोई भी ये है महानुभाव, आई डू नॉट नो हु इज़ सी और he or she has written a very good article, you can read it. So there is a quote, if you look for perfection you will never be content. And हमको बेसिकली परफेक्शन के लिए नहीं जाना है। so he or she is talking about that start right now, and it is very important to start। अभी स्टार्ट करना है। जो भी आपने ड्रीम सेट किया है अपनी लाइफ में, उसको लेके पैशनेट रहिए मेरे हिसाब से, और स्टार्ट करिए। जितनी भी गलतियां हो, कीप डूइंग ऑल ऑफ दोज मिस्टेक्स, और मेक श्योर कि वो रिपीट ना हो मिस्टेक्स। आई एड इन दिस थिंग माई पर्सनल बेसिकली आई वुड से आइडिया दैट set your t equal to 0 right now, right here. This is the best thing which you can do to yourself if you want to achieve। आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो, अगर आपने कोई भी गोल सेट कर रखा है, कोई आपका ड्रीम है, पैशन है, तो आप उसको अभी से स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आज आप बहुत बेकार भी हो सकते हो, आपके 0 नंबर भी आ सकते हैं इस टेस्ट में, नेगेटिव में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज आप नहीं स्टार्ट करोगे तो कल भी आपका 0 ही नंबर आएगा। आज आपका 0 आया तो कल हो सकता है 1 नंबर आ जाए। दैट इज इम्प्रूवमेंट, दैट इज डेफिनेटली अ इम्प्रूवमेंट। सो स्टार्ट करिए और उसको फिर धीमे धीमे इम्प्रूव करते रहिए। थिंग्स विल टेक टाइम, बेसिकली थिंग्स विल टेक टाइम टू गेट टू दी लेवल। मैंने भी काफ़ी अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, और डेफिनेटली धीमे धीमे ही बहुत कुछ सीखा हूँ और इम्प्रूव भी किया है। this score which I have scored today, I'm not sure tomorrow ये होगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पीछे प्रीवियस ईयर्स के हार्डवर्क का इम्पैक्ट है जो आपने लर्न किया है। थिंग्स विल रिमेन विद यू फॉर एटलीस्ट फॉर सम टाइम, बट स्टिल आई लैक लॉट ऑफ रिविजन लाइक दिस। so let's talk about my score, and this is first question। I thought this critically endangered, आई वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये मगर जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। दिस आई वॉज अवेयर ऑफ ओनली दिस फैक्ट। सो मैं इसको लेके आई वॉज श्योर, बट आई वॉज नॉट अवेयर, बिकॉज अगर ये कह रहा है कि इट इज़ एक्सटिंक्ट इन भूटान एंड म्यांमार, तो ये बहुत ही नैरो फैक्ट है, और मुझे नहीं लगता कि इतना नैरो फैक्ट यूपीएससी कंसीडर करता है। लाइक अगर यूपीएससी में ऐसा कोई फैक्ट आता है तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं एलिमिनेट हुआ, यहीं पर एक्सटिंक्ट हुआ हो, या फिर एक्सटिंक्ट हुआ हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है, है ना। अच्छा, इसमें ये एक और पॉइंट है कि दिस इज लिटिल बिट पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई थॉट प्रोसेस। ये पॉसिबल भी है बिकॉज एक्सटिंक्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बताता है कि ये स्पीसीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुकी है।
हो सकता है कि वहाँ पे वो एक आध मिल जाए, बट जो भी सर्वेज होती हैं उसमें एक्सटिंक्ट प्रूवन है। तो ये एक पॉसिबल बात हो सकती है। फिर बडोदरा इज द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर क्रोकोडाइल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एमिड्स ह्यूमन पॉपुलेशन। सो दिस इज अगेन वेरी नैरो डायमेंशन। बडोदरा इज ओनली सिटी, भाई हो सकता है कि उसके आसपास के सिटीज में भी पाया जाता हो। सो दैट आई थॉट कि ये बहुत नैरो डायमेंशन चल रही है, और कोई भी नेचुरल एंटिटी स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रही है, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट बात है। जनरली यूपीएससी में ऐसा ही होता है। यहाँ पे यूपीएससी कुछ और देता अगर ये ओनली वाला पॉसिबल होता। तो अब देखिए, इसमें एक सीखने की बात ये है, मैं ये कहूँगा कि जो ओनली स्टेटमेंट जो करेक्ट होते हैं उसको आपको याद करना ही है। अदरवाइज ओनली पे आप एलिमिनेट कर सकते हो ओनली को। सो आई यूज दैट एलिमिनेशन टेक्निक, बट ये रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव लर्न दीज टू फैक्ट्स कि ये भूटान और म्यांमार में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और बड़ौदा इज दी ओनली सिटी वेयर नेचुरल हैबिटेट। सो यहाँ भी ये कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हैबिटेट में रहता है। बिकॉज आर्टिफिशियली कहीं और भी उसको कंजर्व किया जा सकता है, कंजर्व किया जा रहा हो, बट नेचुरल हैबिटेट में ये वडोदरा में ही है। सो दीज टू फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, and I believe that I have not cross checked on internet. I believe in the Insights initiative, and I always because ये लोग मेहनत तो करते हैं, ऑब्वियसली बात है। मैंने पहले भी इनके इंसाइट्स के जो भी टेस्ट दिए हैं, और जो भी ये इंसाइट्स का 75 इनिशिएटिव फॉलो किया है, सो दे वर 98% ऑफ द टाइम दे वर करेक्ट। दे वर few here and there facts which need to be rechecked, but almost 99 to 98% they were right on the track. So you can definitely believe in Insights initiative. Baroda is the only city where crocodile is, so you definitely reading this explanation part is very important, and getting उसके नोट्स भी बनाने हैं आपको। कि जैसे अब मेरे लिए ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक नोट्स बनाऊंगा 75 डेज का प्लान का ही एक नोटबुक में। तो भाई 75 डेज रिवीजन प्लान से मैंने कौन कौन से नए फैक्ट सीखे, जस्ट राइट दैट फैक्ट ओनली, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हियर। उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी आई वुड से लिटिल बिट डिफिकल्ट ही कहूँगा मैं। एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो एशियन एलिफेंट्स in general do not move in mixed groups consisting of males and females। देखिए, इन जनरल की बात कर रहा है, तो ये एक पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है कि वो मेल और फीमेल एक ग्रुप में नहीं चलते, ठीक है। सो आई कंसिडर दैट इन जनरल एस्पेक्ट कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पर देखिए, ओनली एशियन एलिफेंट्स मेल्स हैव टस्क while female have rudimentary tusks called tushish। सो पहले तो ये ओनली बोल रहा है, ओनली एशियन एलिफेंट्स। मेरे को यहाँ पे एक फैक्ट ये पता था कि फीमेल जो होती है उनके टस्क होते नहीं है, ये मुझे पता था, बट इन जनरल पता था। ये अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में नहीं पता था। वाइल अफ्रीकन एलिफेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव टस्क। सो अब मेरे लिए ये एक जनरल फैक्ट मुझे पता था कि फीमेल्स के नहीं होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट फॉर मी वाज आई थिंक रॉन्ग। और थोड़ा नैरो भी हो रहा है ये ओनली एशियन एलिफेंट्स। हालांकि ये दोनों कमेंसुरेट कर रहे हैं दोनों फैक्ट कि ओनली एशियन एलिफेंट्स हैव द फीमेल हैव डू नॉट हैव टस्क्स, एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स फीमेल हैव टस्क। तो ये दोनों कमेंसुरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं उस तरीके से सोचता तो शायद ये सही कर देता, बट हीट ऑफ द मोमेंट आपको जल्दी डिसीजन लेना होता है, तो मैंने सोचा कि ये गलत होगा। दैट वाज बट माय मिस्टेक। तो यहाँ से भी एक फैक्ट पता चला कि एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट का क्या डिफरेंस है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो इन दोनों के बीच के थोड़े और डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम एशियन एंड अफ्रीकन लाइन्स के भी डिफरेंस पढ़ सकते हैं, टाइगर्स के भी डिफरेंस पढ़ सकते हैं। वो तीन स्पीसीज काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, और ये यूपीएससी पूछता भी है क्वेश्चन इस पर। सो ये तीनों के एशियन एंड अफ्रीकन के डिफरेंसेस अगर हम जान लेंगे तो वी विल बी इन ए बेटर पोजीशन। यहाँ से मैं यही कहूँगा।
अच्छा, ये इसको स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है कि एशियन एलिफेंट्स का स्टेटस इंडेंजर्ड है एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स का स्टेटस वल्नरेबल है। कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ केवल इसी फैक्ट से आप एलिमिनेट करके यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि आपके वो चार तीन स्टेटमेंट देगा, उसमें एक स्टेटमेंट ये लिखा होगा कि वो एशियन एलिफेंट्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और उसी से आपका ऑप्शन एलिमिनेट होकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से ये 5 स्टार पॉइंट्स हैं ये, जहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। Valmiki Tiger Reserve, that I was aware, so not a very difficult thing. Kaveri River. So I would say this is the most difficult question in this 25 question set, because इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। लाइक ये एंशियंट टाइम में पोनी बोली जाती थी, आई वॉज नॉट अवेयर। एंड पंपुहार मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट्स में ये सी को रीच करती है, सो ये भी एक नया फैक्ट है मेरे लिए। एंटर करती है तमिलनाडु में धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट। सो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं कि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट एंड म्यांडर भी करती है। तो म्यांडर को लेके तो मैं बहुत ही ये था कि भाई जो हिली टेरेंस, रॉकी एंड हिली टेरेंस होते हैं, वहाँ पर म्यांडर होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो फ्लैट प्लेन्स की बात कर रहा है तो पॉसिबल है। तो ये तीनों फैक्ट्स नए नए हैं, इनको बिल्कुल डेफिनेटली लिखना है आपको नोट्स में कि कावेरी रिवर से, जैसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि रिवर्स एंड सिटीज एडजॉइनिंग टू दैट, जिसमें एक सिटी थी तिरुचिरापल्ली। सो उसमें लिखा हुआ था तिरुचिरापल्ली एंड कावेरी रिवर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के पास कौन सी सिटीज़ हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में वो लीव कर रही है। ठीक है, तो ये आप इसको गंगा गंगा को लेके भी आप ये इफेक्ट कर सकते हो। गंगा पर सिटीज़ कौन कौन सी हैं, कहाँ पर किस में एंटर करती है, लाइक कहाँ रिलीज हो रही है इन सी में। गोदावरी को लेके भी कर सकते हो। जितने भी आप कर सकते हो इस पैटर्न पे, दैट वुड बी अ डेफिनेटली एडिशन इन योर नॉलेज। फिर यहाँ से हम उसको थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे। अदरवाइज अगर ये डिटेल नहीं भी पढ़ना चाहते हो, रिमेंबर दीज 3 फैक्ट्स, और इसी फॉर्मेट में आप रिमेंबर रखिए। आई वुड से दैट वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम है भी नहीं हमारे पास, सही बात बताई जाए तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये एक बहुत आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चन है। इजी नहीं कहूँगा क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं पार्लियामेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट ये काफ़ी न्यूज़ में था कि कावेरी वाटर अथॉरिटी, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी, उसमें आप ये मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल्डअप करेगी। सो you can read this thing. Okay. So my thought was I was little bit confused in parliament and central government, because जो भी अथॉरिटीज बनती हैं वो लॉ के थ्रू बनती हैं, तो लॉ पार्लियामेंट से ही बनेगा, बट हेयर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसको बनाया है। ठीक है, ओके। करेंसी नोट, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बोला है लेजर लीगल टेंडर्स कैन बी रिफ्यूज्ड। सो लीगल टेंडर अगर लीगल है तो कैन हाउ कैन इट बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन एज ए मोड ऑफ पेमेंट। सो तो यहाँ से ये इन्होंने बस इसको चेंज किया है, कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड होगा यहाँ पे। सो बस ये 3 चीज़ें चेंज की इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करते समय। दैट्स वाई देखिए मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, पब्लिक गुड आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, डेफिनेटली कलेक्टिव पार्क है ना, कलेक्टिवली कंज्यूम किया जाता है, बट यहाँ पे भी पब्लिक गुड ही है, इसको इन्होंने चेंज करके प्राइवेट गुड्स लिख दिया। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, दैट्स इट। पब्लिक गुड्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड, इन्होंने बस यही चेंज किया है। आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, आप पढ़ सकते हो इसको। मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा बट आई वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। नॉन राइवलरस मीन्स लाइक ये देखिए प्राइवेट गुड्स राइवलरस होती हैं, लाइक राइवलस, लाइक जैसे कि मेरे पास अगर कोई प्राइवेट गुड्स है, ठीक है, एंड एक्सक्लूडेड, कैन बी एक्सक्लूडेड। जैसे मेरे पास अगर मेरा प्राइवेट प्लॉट है तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ लोगों को कि भाई आइए मत, यहाँ पे मत आइए, पर पब्लिक गुड में नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर नॉट एक्सक्लूडेबल। और
non excludable. So this is the public good are called non excludable. This is the statement. ठीक है, even सब users do not pay free dieters और ये सब हो रहा है. From private goods collectively consumed, two important feature of public good are they are non rivalrous. So public good के यही feature है, non rivalrous, and that is one person can increase her satisfaction from the good without reducing that obtained by other. So basically कहने का मतलब ये है कि ये नॉन राइवलरस है. जितना एक्सपीरियंस किसी और को मिल रहा है उतना ही एक्सपीरियंस मुझे भी मिल सकता है पब्लिक गुड से. दैट इज दी डेफिनेट डिससेटिस्फेक्शन. ओके, एंड देन नॉन एक्सक्लूडेबल कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं कर सकता पब्लिक गुड में. पार्क में जाने से यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो इन पार्क. सो दैट इज द थिंग. गिनी कोफिशिएंट, दिस इज इजी क्वेश्चन. इनकम इनइक्वालिटी है. ये भी इम्पोर्टेंट, ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स में. तो इसको अगर रिवर्स कर दिया इन्होंने देन ऑल्सो यू विल बी कंफ्यूज. सो प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड ऑन प्रोडक्शन टू independent of the volume of the production received in relation to production and are independent of the volume of production. So production tax means you are allowed to produce something. ठीक है, so आपने produce करना चाहते हो that you want to give the tax, so tax you have to give the tax. And product tax, that is obvious from its name, it's related to that product. And subsidy पर यूनिट और द प्रोडक्ट. ठीक है, सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट और ऑफ दैट प्रोडक्ट. बाकी इसमें कुछ डिटेल्स है, आप वो रीड कर सकते हो. मैंने इसको अभी रीड नहीं किया है बट आप ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स. अब ये गलत क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड ओनली पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग टैक्स. तो यहाँ से इन्होंने ये इंक्लूडिंग टैक्स को एक्सक्लूडिंग टैक्स को इंक्लूडिंग टैक्स कर दिया है बस. ठीक है, सो मार्केट प्राइस को अचीव करने के लिए हमको टैक्सेस को इंक्लूड करना पड़ता है. ठीक है, अगर फैक्टर हमको चाहिए, फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो हमको टैक्सेस को रिमूव करना होगा. ठीक है, जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. सो ये डिफरेंस भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होती है, मार्केट प्राइस पे क्या आती है, एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होती है. देखिए ये जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, जीबीए एट बेसिक प्राइस. अगर हमने बेसिक प्राइस पे लेना है तो टैक्सेस प्राइस में जब भी इंक्लूड करना है तो हमको टैक्सेस लेना ही होगा. ग्रॉस वैल्यू एडेड चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट हो जाती है. जीबी एट बेसिक प्राइस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, जीबी एट मार्केट प्राइस. ठीक है, बट फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम देखें सो दिस इज द थिंग. इफ़ यू वांट टू अराइव एट द मार्केट प्राइस पर अराइव करना चाहते हो तो आपको टैक्सेस को इंक्लूड करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो आप देख सकते हो उसको. अभी इसमें हमारा पर्पस पढ़ना नहीं है बट वी आर गोइंग टू रीड. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई माइंड सेट, what was going in my mind while I was attempting this test. नेशनल इनकम में आप सेल ऑफ लैंड नहीं करते क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा. दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Gains of sale of land will not be included in the estimation of the national income as the gains received due to increase in the price of land will not add to the flow of goods and services in the economy. So this is little bit, I would say कि ये याद कर लो but understand करोगे तो ज़्यादा अच्छा है. Brent index related to crude oil prices, easy. फ्री मार्केट इकोनॉमी, अभी देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे ही डिपेंड करता है. तो दैट वाज माय थॉट एंड बाकी एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हो.
डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, इक्विलिब्रियम जहाँ अचीव हो जाता है, दैट इज अ फ्री मार्केट. इंडेक्सेशन, because I have read somewhere it is inflation index and something like that, so I guessed it and it is it got corrected. So I would say I would not say कि बहुत अच्छा इसमें मैं कॉन्फिडेंट था, बट कहीं ना कहीं ये कुछ कुछ रिलेट कर रहा था, तो वो वैसे किया. गलत होता तब भी तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे आप गैस करते हो बट यू फॉलो योर गट इंस्टिंक्ट. आई वुड से दीज टू क्वेश्चंस, दिस ये गलत नहीं होने चाहिए थे. अब मैं बताता हूँ क्यों गलत नहीं होने चाहिए थे. पहले तो नॉट करेक्ट की पूछ रहा है, तो इस पर तो मैंने ध्यान दिया था कि नॉट करेक्ट क्या है रेपो रेट से. ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने ये लोन कॉन्ट्रैक्ट, आई डिड नॉट रीड दिस लोन कॉन्ट्रैक्ट. ये लोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. जो रेपो रेट होता है वहाँ पर बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख के तुम्हारा आरबीआई से पैसे लेती हैं और आरबीआई को इंटरेस्ट पे करती हैं. दिस इज द बेसिक रेपो ऑपरेशन. और कभी आरबीआई भी उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो रिवर्स रेपो होता है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस करके आरबीआई पैसे वापस देता है, एंड देन आरबीआई गिव्स द रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट. सो रेपो रेट में बेसिकली यही होता है. तो पहले स्टेटमेंट में यही प्लान है. अब मैं यहाँ पे ओवरनाइट लोन को लेके कंफ्यूज था, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वैसे सेंट्रल बैंक चार्ज करती है, ये कमर्शियल बैंक पे करती है, तो इन्होंने सेम स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख दिया. और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लोन कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया. अगर ये नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता. ये कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी है. डेफिनेटली कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉस्ट ही है. आप जो भी आप सिक्योरिटी रख रहे हो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है बैंक्स को. सो दिस इज द थिंग. ये इजी क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था मेरा, बट आई गॉट कंफ्यूज इन स्टेटमेंट्स. और ये लोन कॉन्ट्रैक्ट, ये कीवर्ड नहीं पड़ा. तो यहाँ पे एक लर्निंग यही है कि मेक श्योर कि यू रीड न्यू थिंग्स इन दी स्टेटमेंट. ये सब तो बहुत इंटरेस्ट रेट एग्रीड बिटवीन कमर्शियल, यहाँ पे लोन कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड है. ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना. मतलब इसको आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें, ये भी इजी क्वेश्चन था. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक अपनी नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास ऐसे कैश रख देती है. अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन क्या हुआ, दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व. अब बैंक अपने पास नहीं रखती वो, दैट इज द की है. बैंक रखती है आरबीआई के पास कि भाई हमारा ये इतना % आपको रखना पड़ेगा विद आरबीआई. सो शेयर ऑफ नेट बैंक हैव टू होल्ड एज अ बैलेंसेस विद आरबीआई. सो यहाँ पर अपने पास नहीं रख सकती. दिस इज अ कीवर्ड. और बाकी रेशियो ऑफ कैश होल्डिंग, दिस इज अ रिजर्व रेशियो. एंड होल्ड एज अ लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट नहीं, कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा. लिक्विड एसेट तो कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, बट नहीं रख सकते. ये तो गलत है ही कि अपने पास नहीं रख सकते. सो ये दिस इज द थिंग. Cash reserve ratio refers to the fraction of total net demand and time liabilities (NDTL) of the scheduled commercial bank held in India. This has to maintain as a cash deposit with RBI. This is the thing. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है. यहाँ पे यूपीएससी भी बदल देगा कुछ, विद सेल्फ ऐसे कुछ कर देगा. तो ठीक है, अभी आई थिंक ये 4% है, आप चेक कर सकते हो नेट इंटरनेट पे जाके. तो नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट. अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही वेग है, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा हम, ऐसा नहीं होता कि कभी भी चीज़ों को इतना दीज आर दी एडजेक्टिव्स उतना टू द पॉइंट याद रखना डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच लगाई थी, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी आर कंसिडर्ड द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ enlarging opportunity, improving their well-being and livelihood. अब देखिए मैंने जो अप्रोच लगाई थी वो मैं आपको बताएगा. देखिए इक्विटी एंड इंक्लूजन, दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स. प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ओके, इट्स ओके, फाइन. प्रोडक्टिविटी, जेंडर एंड
प्रोडक्टिविटी, जेंडर, इंक्लूजन एंड इक्विटी। ठीक है, सो हम जेंडर की अगर हम बात करें और इंक्लूजन की बात करें तो फिर से लगभग ये तीनों एक ही तरीके के शब्द है कि जेंडर, इंक्लूजन, इंक्लूजन मीन्स ऑल, फिर जेंडर को अलग से क्यों लिख रहे हो? लेबर, प्रोडक्टिविटी, इंक्लूजन, इक्विटी। तो केवल लेबर की बात करें तो ये भी एक थोड़ा सा आई वुड से, एंड इंक्लूजन एंड इक्विटी अगेन रिपीटिंग। सो यहाँ पे फिर जो भी मेरे दिमाग में आया उसमें कि इक्विटी इज ऑल अबाउट इंक्लूजन एंड लाइक जेंडर इंक्लूजन एंड ऑल एवरीथिंग। सो यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट समझ आता है। प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड लेबर एंड ऑल थिंग्स। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट में आप बात करोगे कि कैसे लिफ्ट अप किया जाए, है ना, एंड सस्टेनेबिलिटी। सो ये यहाँ से आपका ये बढ़ जाता है पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का कि सस्टेनेबिलिटी जरूर होनी चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा एक गैस था, बट सही हुआ, अच्छी बात है। नहीं होता तो यहाँ से मैं कुछ ना कुछ तो सीखता ही। तो डेफिनेटली लॉस तो है ही नहीं आपका। गैस करिए, अटेम्प्ट करिए, 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और सोच समझ के करो। ऐसा नहीं कि मतलब तुक्का मार दिया, तुक्का नहीं मारना ना, सोचो यार, कुछ तो लॉजिक लगेगा ना, दिमाग है, ह्यूमन माइंड, कॉमन सेंस, कुछ तो लगाओगे यार ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल, अब देखिए यहाँ पे क्लोथिंग की बात कर रहा है, फूड की बात कर रहा है, तो ड्यूरेबल कैसे हो सकती है? पहली बात तो ये, अगर आपको डेफिनेशन भी नहीं पता तो फूड तो कंज्यूम किया जाता है फट से। ठीक है, सो ये यहाँ से ड्यूरेबल वाली बात खत्म हो जाती है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेसिकली कैपिटल गुड्स होते हैं, लाइक लैपटॉप, माई लैपटॉप इज कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो ये बियर एंड टेयर होता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, बट कंज्यूम एकदम से नहीं होता वो। लाइक शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ कंज्यूम हो रही है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं है ना। क्लोथ्स, क्लोथ्स भी कंज्यूम होते हैं, है ना। So this was the logic of the final goods. We can distinguish between consumption goods. These are the consumption goods basically, and capital goods. Goods like food and clothing and services like recreation that are consumed when purchased by their ultimate consumer are called consumption goods. So this is the thing. ये consume की जा रही हैं, and ये भी सर्विसेज भी कंज्यूम की जाती हैं। सो कैपिटल गुड्स आर लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीविजन सेट्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स। दे आर अल्टीमेटली कंजम्पशन, दे आर फॉर कंजम्पशन। एंड कैपिटल गुड्स नेचर होता है इनका ड्यूरेबल होती हैं। दे आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय इमीडिएट और इवन शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन। ठीक है, सो वही बात है, इनमें बियर एंड टेयर होता है और मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, हो गया नॉमिनल जीडीपी। सो बेसिक फैक्ट्स हैं ये, तो इजी है। अब नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्राइस। सो कांस्टेंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी नहीं होता है, रियल जीडीपी होता है। ठीक है, लाइक हमने वो एक बेस ईयर ले लिया कि 2011 इज द बेस ईयर, देन दैट वुड बी द रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आज का होगा 2022 का, और उससे जितना भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है वो हमें दिखाई देगा कि दिस इज द इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग हमने इतना जीडीपी उस प्राइस से अभी का प्राइस देखते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी है। करंट प्राइस, नॉमिनल इज करंट। बेस ईयर इज द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। सो यहाँ पर ये नॉमिनल की जगह रियल जीडीपी कर दो, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बाकी आप इसको रीड कर सकते हो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। आई वुड से व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में सीधा स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या काम होता है। द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज वेल नोन इंडेक्स ऑफ प्राइस, दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल टू रियल। यही स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं यूपीएससी में कि जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशियो ऑफ रियल टू नॉमिनल, उल्टा कर दो। अब भाई इतना तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है कि रियल टू नॉमिनल था या नॉमिनल टू रियल था, तो इसको याद करने का कुछ निमोनिक बना लो। ठीक है, नॉमिनल अपॉन रियल, समथिंग लाइक दैट। कोई तो निमोनिक होना चाहिए आपके दिमाग में। लाइक नॉमिनल, अगर नॉमिनल की बात करते हैं तो हम जीडीपी डिफ्लेटर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज रियल जीडीपी। सो आप कुछ निमोनिक बना लोगे इसका, नॉमिनल टू रियल। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी टफ। ये डिक्रीज करता है मनी सप्लाई जब आरबीआई जो सिक्योरिटीज को सेल करता है, भाई सेलिंग बॉन्ड्स बाय आरबीआई। तो सिक्योरिटीज सेल किया जा रहा है तो
तुम्हारा सिक्योरिटीज को सेल किया, इंक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो पैसे से ही सेल करेंगे ना, जैसे मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड, तो मैंने बॉन्ड दे दिए आपको और आपसे पैसे ले लिए, दैट वाज आई दैट वुड आई डू, दैट इज, सो यही करूंगा मैं। तो पैसे मैंने ले लिए, दैट मीन्स आई एम रिड्यूसिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट, दैट विल रिड्यूस द मार्केट मनी सप्लाई, इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको इसी तरीके से समझना है इसको। अच्छा, ये बॉन्ड का क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि ये बहुत टफ नहीं था, अगर ये फैक्ट आपको पता होता तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि इस स्टेटमेंट को याद कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बहुत कॉमन फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैटेलाइट फोन्स, अभी ये करंट में न्यूज़ था, तो ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ पॉइंट नहीं है। दीफू रिवर फ्लोज थ्रू दिस पार्क, ये भी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर किसी ने पढ़ा है तो ये कर सकते हो। आई वॉज अवेयर, सो वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैं मॉडरेट क्वेश्चन कहूँगा इसको। और काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क के बारे में जानना बहुत जरूरी है। काजीरंगा हो गया, केवला देव हो गया, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कंचनजंगा हो गया, मिक्स्ड है वो, नेचुरल प्लस कल्चरल। सो जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में जानना डिटेल में जरूरी है। कौन सी रिवर पास करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज है वहाँ की, वो भी बहुत जरूरी है। राइनोसोरस, जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट प्रोसेस हियर। फैक्ट्स तो बहुत कुछ है, हम जानने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, वेटलैंड अभी डिक्लेयर्ड हुआ है रामसर साइट रिसेंटली, तो ये न्यूज़ में था, तो इसलिए दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से। बदावन, ये अभी वेटलैंड डिक्लेयर हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया ये फैक्ट, बट दे शुड इंक्लूड दिस फैक्ट दैट दिस इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, है ना, जो रामसर कन्वेंशन होता है उसके उसके अंडर। एनडीएमए में देखिए, सबसे पहला फैक्ट अगर हम देखें कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो एनडीएमए के चेयरमैन, ठीक है। एंड ये होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, सो वेरी वेल नोन फैक्ट, ठीक है। तो देखते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द एनडीएमए, ठीक। तो ये फैक्ट पता होता है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो, होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, बट यही तो है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ गिविंग द टेस्ट, यही तो हमको सीखना है। टेस्ट देने से यही होता है, जनरली हम लोग लिंक बनाते हैं, बट वो लिंक को ना हमको इस तरीके से लर्न करना है कि कहीं ना कहीं ऐसे लिंक होते हैं जो गलत होते हैं। लाइक होम मिनिस्ट्री के अंदर अगर ये अथॉरिटी आती है तो हम सोचेंगे कि होम मिनिस्टर ही हेड होगा इसका, नहीं, यही हमको जानना है बस। टेस्ट सीरीज के थ्रू वो सारे कंट्राडिक्टिंग फैक्ट्स जानने हैं जो कि रिलेवेंट हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें ये मुझे नहीं पता था, बेसिकली मैंने पढ़ा तो है 1964, थोड़ा बहुत आइडिया था, मैं इसको स्टेटमेंट को भी गलत कर सकता था, बट मैंने जब ये तीनों स्टेटमेंट पढ़े तो यहाँ से ये पिंक पेजेस आर पब्लिश्ड इंक्लूडिंग दी फॉर्मली इंडेंजर्ड स्पीसीज, फॉर्मरली इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा रिलेवेंट लग नहीं रहा है कि फॉर्मरली इंडेंजर्ड स्पीसीज, भाई उसके लिए हमको अलग से लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, है ना। और ये फॉर्मरली मुझे लग रहा है जबरदस्ती ऐड किया गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, पिंक पेजेस इन दिस पब्लिकेशन इंक्लूड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये फॉर्मरली अपने आप में ही एक ऐसा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कुछ जबरदस्ती ऐड किया गया, पुरानी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो। ये मेरा थॉट है, हो सकता है कि ऐसा कुछ क्राइटेरिया भी होता हो, वो आपको रीड करने से ही पता चलेगा, बट मैंने ये इतना सब पढ़ रखा है पहले से कि एक्सटिंक्ट होता है, इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है, इंडेंजर्ड होता है, वल्नरेबल होता है, नियर थ्रेटन होता है, लीस्ट कंसर्न होता है। और ये फॉर्मली एक्सटिंक्ट, ये तो कहीं मैंने फॉर्मली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये कहीं तो कैटेगरी ही नहीं पढ़ी, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन एलिमिनेट करने में ईजी हो गया। लायन सेंसस, अगेन लायन हो गया, टाइगर हो गया, दिस इन सबको जानना बहुत जरूरी है, इन सब के बारे में कि सेंसस कब होता है, कितने नंबर्स हैं राइट नाउ, कौन कंडक्ट करता है सेंसस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पहली बार कब हुआ, ये फैक्ट मेरे लिए नया था, ठीक है। फर्स्ट लाइन सेंसस वाज कंडक्टेड बाय द नवाब ऑफ जूनागढ़, बट ठीक है, ये फैक्ट नया था, मैंने इसको
एज्यूम किया कि ये सही होगा क्योंकि ये गुजरात में जो तुम्हारा गिर है, गिर इज़ दी ओनली प्लेस, वहाँ पे ओनली करेक्ट हो जाता है ये, गिर इज़ दी ओनली प्लेस वेयर लाइन्स आर फाउंड इन इंडिया, इन दी इन इंडिया बेसिकली, इन जो एशियन लाइन्स हैं, एशियाटिक लाइन्स, बाकी अफ्रीकन लाइन्स तो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन्स आर फाउंड ओनली इन गुजरात, ओनली यहाँ पे ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे फैक्ट पता नहीं था बट आई अज्यूम्ड इट, बट ये जो एवरी कंडक्टेड वंस एवरी 4 ईयर, तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था मुझे, और मैं थोड़ा ये पढ़ा भी था एक्चुअली 5 ईयर, बट बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं ये 5 ईयर वाला मुझे फैक्ट याद था। सो आई बिलीव आई वेंट विद माई इंस्टिंक्ट एंड दैट वाज तो आपको देखो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पे और रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, सो आई वुड स्टार्ट रिवीजन, देन डेफिनेटली स्कोर विल इंक्रीज। और स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीखो, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ है तो मैं ये नहीं कहूँ भाई, देखो पैराग्राफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, इन्फ्रेंस की बात कर रहा है। 2-3 चीज़ें मैं अगर ध्यान ध्यान दूँ यहाँ पे, तो देखिए ये बोल रहा है कि लेस देन 10th ऑफ द ओशन ड्वेलिंग क्रीचर्स बट वन ऑन वन एस्टिमेट, तो एस्टिमेट जो है हमारा केवल लेस देन 10th स्पीसीज का है। फिर बोल रहा है कि ग्रोइंग थ्रेट है। बस ये दो चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। सिंस वी स्टिल नीड टू एक्सप्लोर द ओशन फ्लोर मोर फुली, वी मे नेवर रियलाइज क्वाइट हाउ मच वी हैव लॉस्ट इट। बाकी ये जो बात बोल रहा है बिकॉज वी नो सो लिटिल अबाउट दैम, सो ये यहाँ पे कैन नॉट अनेबल टू प्रोटेक्ट, ये सब बातें नहीं हो रही है, आप अगर रीड करोगे तो पता चल जाएगा। आउटर स्पेस का तो आई थिंक कोई जिक्र भी नहीं है, ठीक है। तो आउटर स्पेस को यहाँ पे क्यों लाया जा रहा है फालतू में, ये तो वैसे ही अपने आप में ही एब्सर्ड हो गया है ना। और बोला है कि देयर इज अ लाइफ अंडरनीथ काम ओशन सरफेस मच डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इन्फरेंस नहीं है वो, और डिफरेंट लाइफ पॉसिबल है ये, बट आई वुड से कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है। नॉट एक्सप्लोर्ड मच ऑफ द लाइफ दैट इज डेप्थ एंड ओशन इकोसिस्टम, ये आप रीड कर सकते हैं। देखिए अब सी सेट की बात करता हूँ मैं, तो दिस इज द थिंग, अगर हम बात करें तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए टैप ए एंड टैप बी कैन फिल द वाटर इन 12 आवर्स, तो अगर हम देखें कि वो अगर पर आवर 1 लीटर भर रहा है टैप ए और पर आवर 1 लीटर ही भर रहा है टैप बी, तो हमारा 12 आवर्स में ये 12 लीटर एंड ये भी 12 लीटर 24 लीटर्स भर देगा 12 आवर्स में। तो 24 लीटर हमको दे रखा है कि 80%, जब 80% 24 लीटर है तो 100% 30 लीटर्स होगा। अब 30 लीटर्स 100% है तो हमारा बचा कितना, 6 लीटर्स, और एक टैप हमने बंद कर दिया है, तो पर आवर हमारा 1 लीटर भर रहा है एक टैप, तो टोटल 6 आवर्स लगेंगे। दिस इज द आंसर। यही इसी को इतना ही आप विदाउट पेन भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको चलना है, स्पीड रिड्यूस हुई है 20% रिड्यूस हुई है स्पीड, तो 20% रिड्यूस हुई है, इसका मतलब क्या है कि 4/5 स्पीड चल रहा है वो, है ना। 20% रिड्यूस हुई है, देन 80% स्पीड चल रहा है, 80% इज 4/5। अगर 4/5 स्पीड से चल रहा है तो उसको टाइम 5/4 लगेगा। जैसे पहले अगर 4 मिनट लग रहा था तो 5 मिनट लगेगा, पहले 4 घंटे लग रहा था तो 5 घंटे लगेगा। तो जो डिफरेंस आया जो टाइम में हमारा, वो हमें दे रखा है 10 मिनट। दैट मीन्स पहले हमको लग रहा था 40 मिनट, अभी हमको लग रहा है 50 मिनट। तो पहले 40 मिनट लग रहा था, तो 40 मिनट जो लग रहा है हमारा टाइम, वो 60 किलोमीटर चलने में लग रहा है। तो वी कैन कैलकुलेट दी स्पीड, 60 किलोमीटर इन 40 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर्स में कितना चलेगा वो, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड। दैट इज द थिंग। आप इसको आवर्स में बदलिए, आवर्स में कितना हो जाएगा 2/3। सो 2/3 को आप इससे डिवाइड करोगे तो इट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। सो अगेन तो वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि एक पर्सन 26 डेज में वर्क कर लेता है, दूसरा 39 डेज में करता है। तो अगर हम टोटल वर्क अगर 78 अज्यूम करते हैं, जो कि इन दोनों का एलसीएम होगा, 78 को अगर हम अज्यूम किए हैं तो इस 26 into 3 is 78 and 39 into 2 is 78.
So this is the per day work. एक ह्यूमन थ्री वर्क जो है 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे कर रहा है तो 26 डेज लगेंगे उसको, ठीक है। और 2 यूनिट ऑफ डेज कर रहा है तो 39 डेज लगेंगे। तो इन दोनों को जब करते समय इन दोनों के वर्क का रेशियो, पर डे जो रेशियो है वर्क का, वही हमारी वेजेस को भी डिसाइड करेगा कि भाई एक दिन में तुमने 3 काम किया है, तुमने 2 काम किया तो तुमको 3 रुपये मिलेंगे, तुमको 2 रुपये मिलेंगे। अब हमने देखा कि इसको 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है इन कंपेरिजन टू 2, दैट इज 50% मोर, ही इज गेनिंग 50% मोर। द लास्ट क्वेश्चन इज द कांस्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है कांस्टेंट, जो 70% डिस्टेंस को कवर करने में टाइम उसको जो भी लग रहा है वो 30% डिस्टेंस को टाइम कवर करने से 30% 30 मिनट ज़्यादा है ये वाला टाइम, तो 30% में 30 मिनट कम लगेगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस है इन दोनों की डिस्टेंस का, वही जो टाइम का भी डिस्टेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो 40% जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है वो 30 मिनट है। और हमको ये पता है कि वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। और 30 मिनट में 40% चल रहा है, तो 40% जो डिस्टेंस है वही 2 किलोमीटर है, तो 100% कितनी होगी, 5 किलोमीटर। तो दिस इज अ यूनिटरी मेथड, ये आप लगा के बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन ऑन इनसाइट्स रिवीजन प्लान। ये एक ओवरव्यू देने के लिए था। आई विल अपलोड माई परफॉर्मेंस ऑन अ डेली बेसिस ऑन दिस चैनल, सो यू कैन लुक एट इट। और जो भी मेरा माइंड सेट है आप उसको जान सकते हो। मैं इनसाइट्स के जो फुल लेंथ टेस्ट है उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा और विज़न के टेस्ट का भी अपलोड करूँगा कि हाउ आई अप्रोच दी टेस्ट। सो बहुत काफ़ी अगर उससे हेल्प मिले आपको तो अच्छा है, कनेक्ट रह सकते हो और दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हो द नॉलेज एंड हार्ड वर्क वी ऑल आर पुटिंग इनसाइट्स एंड everybody is doing a very much commendable job to make sure that the candidates pass in this examination। ठीक है सर, हम साइनिंग ऑफ करता हूँ मैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं टुमारो, मीट टुमारो। थैंक यू, स्टॉप रिकॉर्डिंग।